जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर में हमने जो है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग देख रहे थे और कोस्ट कंसेप्ट तक हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को। तो चलो देखते हैं। इसका कलर चेंज कर लूं? कर लो जी, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया जी मैंने। तो देखो, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ट्रांजेक्शन होंगे हमारे बिजनेस में, ट्रांजेक्शन वो दो जगह प्रभाव डालेंगे। ड्यूअल एस्पेक्ट यानी दो एस्पेक्ट पे प्रभाव डालेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ, एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन का दोहरा प्रभाव होगा। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल इक्वेशन इसकी है, वो हम देखेंगे, लेकिन दोहरा प्रभाव हम समझते हैं पहले क्या होता है। एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। जैसे मैंने बिजनेस चालू किया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन ही हम ले लेते हैं ना, कि बिजनेस चालू करते हैं तो वो भी एक ट्रांजेक्शन है कि मैं कैपिटल लेके आया बिजनेस में, कैपिटल लेके आया। कितने रुपए लेके आया? मैं 10 लाख रुपए लेके आया भैया बिजनेस में। तो मेरी ये क्या हो गई, मैं ओनर हूं, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, ये मेरा बिजनेस है, तो ये हो गई बिजनेस के लिए कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी भैया? एंट्री होगी बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, बैंक ही कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिया टू कैपिटल। अब देखो एंट्री वेंट्री समझ में नहीं आ रही तो आ जाएगी, है ना, क्योंकि जो मैं पैसे लेके आया वो क्या है, पैसे लेके आया वो रियल अकाउंट है ना। और कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये ओनर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमको हमारा नियम क्या होता था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था, अगर भूल गए हो तो याद करो उसको, है ना, कि जो रियल अकाउंट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पाने वाली चीज को नाम यानी डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो कम्स इन बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस कर रहा है ना एंट्री, तो ये एंट्री कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं, बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट याद है, फर्स्ट कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाई थी। तो देखो बिजनेस एंट्री कर रहा है तो आ रहा क्या है हमारे पास में, कैश या बैंक। तो आने वाली चीज को नाम कर देंगे, तो डेबिट हमने कर दिया बैंक को, ठीक है, 10 लाख रुपए से। और टू देने वाले को, अब ये कैपिटल अकाउंट जो है ना, ये पर्सनल अकाउंट है भाई। पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि कैपिटल अकाउंट किसका है? मालिक का। और मालिक कौन है? एक पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट द गिवर क्रेडिट, सॉरी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे गिवर कौन है? मालिक। और मालिक का अकाउंट कौन सा? कैपिटल। तो उसको हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 10 लाख से। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई। अब इस एंट्री का प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो, आया ट्रांजेक्शन तो एक हुआ कि मालिक जो है वो बिजनेस में कैपिटल लेके आया, लेकिन उसके दो प्रभाव क्या पड़े। एक तो हमारे बिजनेस में बैंक जो है, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, यानी ये हमारी असेट है, बैंक बैलेंस हमारी असेट है, ये बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 10 लाख रुपए से। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा कि हमारी लाइबिलिटी, मैंने बताया ना बिजनेस की जो कैपिटल होती है वो लाइबिलिटी होता है, मैंने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बताया था, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी भी बढ़ गई हमारी कितने से? 10 लाख रुपए से, क्योंकि मालिक ने पैसे लगाए तो कभी ना कभी तो हमें चुकाने हैं उसको। तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ गई और बिजनेस की कैश बैंक की असेट भी बढ़ गई। तो दो जगह इसका इफेक्ट पड़ा। और हर एक ट्रांजेक्शन का जो भी होगा अकाउंटेंसी में, उसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा हर बार। और इसी बात को बोल रही है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल इफेक्ट। और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल की एक इक्वेशन भी होती है। क्या इक्वेशन होती है? कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो बैलेंस शीट हम जब देखेंगे ना तो ये अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अभी मैं जस्ट सच नॉर्मल एकदम समझा देता हूँ। असेट जो होती है ना, ये देखो हमारी ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। तो इधर तो आ गई अपनी असेट्स और इधर आ गई लायबिलिटी। आजकल बैलेंस शीट हमको तो ऐसे ही देखनी पड़ेगी, वैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बदल चुका है। ठीक है, जो नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है वो ऐसे बनती है, अभी ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनना बंद हो गई, वर्टिकल फॉर्म में बनने लगी। ठीक है, तो असेट में देखो, इधर तो असेट सारी हम लिखी जाएगी, कुछ भी हमारे पास में स्टॉक है, कैश है, डेटर है ना, और बिल्डिंग है, जो भी है वो इधर आएगी। और लायबिलिटी हमारी इधर आएगी। लाइबिलिटी में दो टाइप की लाइबिलिटी होती है, एक तो होती है आउटसाइडर की लाइबिलिटी और एक होती है ओनर की लाइबिलिटी। बिजनेस को, ओनर को क्या चुकाना है? मैंने बताया ओनर कैपिटल लेके आता है, जो मालिक है वो कैपिटल लेके आता है और वो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है। तो वो भाई वो हमारा ओनर है, वो हमारा मालिक है, तो उसकी लाइबिलिटी को हम अलग से देखते हैं और उसको बोलते हैं हम कैपिटल। ठीक है, और बाकी लोग जो है उसके अलावा उसकी लाइबिलिटी को हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो इसीलिए यहां पे देखो ये जो रूल बनाया गया, ये जो फॉर्मूला बनाया गया है कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस साइड को दो टुकड़े में क्यों तोड़ा गया, लाइबिलिटी साइड को? क्योंकि हम मालिक को अलग से दिखाना चाहते हैं और बाकी लोगों को अलग से दिखाना चाहते हैं। तो मालिक के अलावा जो भी है उसको बोलते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी, और जो ओनर की लाइबिलिटी उसको बोलते हैं कैपिटल। और इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी लाइबिलिटी साइड को जोड़ देंगे, तो ये असेट साइड के बराबर हो जाएगा। यही बोला है, बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। ये है भैया इक्वेशन, और ये है ना बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर आता है, क्योंकि ड्यूअल एंटिटी कॉन्सेप्ट, हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ी है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब होता है हर ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ता है। या तो उसका इफेक्ट पड़ेगा असेट और लाइबिलिटी पे, या पड़ेगा असेट और असेट पे, या पड़ेगा लाइबिलिटी और लाइबिलिटी पे। आगे वाली एक लेक्चर में ये ढंग से मैं समझाऊंगा, तो ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से भेजे में घुस जाएगी कि क्यों बैलेंस शीट टोटल टैली कर जाता है। इसीलिए करता है क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, हर ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ता है। ये मान के चलो कि इन दोनों पे पड़ता है, तो कुछ इधर बढ़ेगा तो कुछ इधर भी बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए
बराबर रहेगा बैलेंस, हमेशा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, कभी ऐसा नहीं होगा कि बैलेंस बराबर नहीं रहे। और अगर बैलेंस बराबर नहीं रह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कुछ गलती हमने कर दी है। तो ये है ड्यूअलिटी का, ये जो है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल इक्वेशन, ये है, याद कर लेना। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी, अब देखो असेट इधर है, लायबिलिटी इधर है। लायबिलिटी के दो टुकड़े क्यों किए हमने? क्योंकि हम मालिक को अलग से दिखाना चाहते हैं। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आराम से याद कर लेना। आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या फर्क पड़ता है जब वो एंट्री करते हैं ड्यूअल साइड में, क्या क्या फर्क पड़ सकता है, हमेशा पड़ेंगे वो फर्क, क्या क्या होते हैं वो एक वीडियो बना के मैं ठीक से बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू, इसमें देखो थोड़ा बहुत शब्दों पे देखोगे, ध्यान दोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट और कैसे काम करती है ये। तो देखो, रेवेन्यू फर्स्ट, रिकॉग्निशन सेकंड, और कंसेप्ट तो कंसेप्ट है। यानी कि रेवेन्यू का मतलब कमाई, और रिकॉग्निशन का मतलब कब हम मानेंगे कि हमारी कमाई हो गई। अब आप बोलोगे यार ये भी मतलब बताएगा कोई कि हमको कब कमाई माननी है? हाँ बताएगा ना, कि आप कब कमाई मानोगे। आपने सेल की, आपने बेचा माल, ठीक है, आपके कस्टमर आया, आपने माल बेच दिया, वो पैसा नहीं देके गया। तो आज की डेट है, मान लो 1 तारीख को वो पैसा नहीं देके गया, माल लेके चला गया, और फिर 10 तारीख को उसने पैसा दिया। तो आप कब कमाई मानोगे अपनी? 1 तारीख को मानोगे या फिर 10 तारीख को मानोगे? कब मानोगे? और दूसरा ये कि मान लो कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला कि भैया अपना सामान जो है ना, कपड़े कपड़े थे, वो बोला मेरे को दे दो एक बार, मैं घर पे जाके देखूंगा कपड़े, और अच्छे लगे तो मैं ले लूंगा, ठीक है। तो 1 तारीख को वो लेके चला गया, है ना, और 10 तारीख को उसने अप्रूवल दिया कि हाँ ठीक है मैं ले रहा हूँ। तो आप कब सेल मानोगे? 1 तारीख को या 10 तारीख को, है ना। तो अलग अलग आदमी इसमें अलग अलग मानेंगे, ठीक है। कोई 1 तारीख को मान लेगा, कोई 10 को मान लेगा, सब अपना अपना चलाएंगे। तो फिर उससे समस्या क्या आएगी कि कंपेरेबिलिटी जो होनी चाहिए, रिलायबिलिटी जो होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, जो हमने सबसे पहले देखी थी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं होती है, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, उसी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने जा रहे हैं, उसके लिए सब कुछ बना जा रहा है, तो वो नहीं आ पाएगी। तो इस कंसेप्ट में ये बोला गया कि भाई देखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करना है आपको, रेवेन्यू तो कंसेप्ट दे दी, यानी कि सब लोग इसको फॉलो करेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी आ सकेगी, है ना। सब लोग एक जैसे करेंगे तो सब लोग एक ही ट्रीटमेंट करेंगे तो हम समझ सकेंगे चीज को। तो देखो, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रियलाइज्ड, है ना। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज की जाती है? जब वो रियलाइज हो जाए, यानी कि प्राप्त हो जाए। रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूल हो जाए। अब यहां पे रियलाइजेशन से आप ये समझ सकते हो कि हमको तभी कमाई हमारी माननी है, खातों में तभी चढ़ानी है जब हमको वो मिले, यानी हमने सेल की तो उसका पेमेंट जब हमें मिलेगा तब चढ़ानी है। अगर आप ऐसा मानोगे ना इस शब्द को पढ़ के, तो आप गलत मान रहे हो। यहां पे जो है ना, रियलाइज का मतलब होता है, रियलाइज का मतलब होता है लीगल राइट टू रिसीव अराइज, यानी कि पैसा मिलना नहीं, बल्कि आपका कानूनी अधिकार जब यह बन जाए कि आपको उसका पैसा मिलेगा, तब हम रेवेन्यू मानेंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अभी आपको कि एक आदमी हमारी दुकान पे आया, वो बोला कि हमको भाई कपड़े दे दो, पसंद आए तो ले लेंगे, नहीं लाए तुम्हारे वापस लौटा देंगे। 1 तारीख को वो लेके गया, 10 तारीख को उसने बोला कि ठीक है मुझे पसंद है मैं ले रहा हूं। अब आप कब मानोगे इसको? तो इस कंसेप्ट के हिसाब से देखो, हमारा अधिकार, हमारा राइट टू रिसीव पेमेंट कब अराइज हुआ? क्या 1 तारीख को हमारा अधिकार है कि हम उसके पास पेमेंट ले लें? वो तो हमको ये बोल के गया कि पसंद आए तो मैं लूंगा, नहीं तुम्हारा सामान वापस दे दूंगा। तो आज की डेट में हमारा अधिकार नहीं बना, क्योंकि वो सामान आज भी हमारा है, उसको पसंद आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता। लेकिन 10 तारीख को उसने मैसेज भेजा कि मुझे पसंद आ गया। जैसे ही उसने ये मैसेज भेजा मुझे पसंद आ रहा है, मैं ले रहा हूं, तो अब हमारा अधिकार बन गया कि भाई सामान हमारा चला गया, अब उसको हमें पैसे देने, हमारा अधिकार बन चुका है। तो 10 तारीख को हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो यही बोल रहा है ये प्रिंसिपल कि जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब करनी है जब राइट टू रिसीव अराइज, जब लीगल राइट टू रिसीव रेवेन्यू अराइज हो जाता है, ठीक है, तब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। और इसी वजह से रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की वजह से ही जो है आउटस्टैंडिंग और एडवांस का क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। आउटस्टैंडिंग और एडवांस का क्लासिफिकेशन क्या होता है नहीं पता, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं, बाकी आगे हम इंट्रीज करेंगे तो उसमें तो बहुत बार आएगा, इतनी बार आगे पक जाओगे सीख सीख के, लेकिन अभी नया नया स्टार्ट किया तो समझना जरूरी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है भाइयों कि मान लो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू को अक्रूड रेवेन्यू भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग तो नहीं होगा, अक्रूड आप बोल सकते हो रेवेन्यू की बात करूं तो। कि मान लो मैंने मकान जो है वो किराए पे दिया हुआ किसी को, ठीक है, और 31 तारीख को किराया ड्यू हो जाता है मकान का। क्या हो गया? 2 मिनट देना मेरे को। 31 तारीख को महीने के लास्ट में, मान लो महीने के लास्ट में, महीने के लास्ट में किराया जो है वो ड्यू हो जाता है, यानी कि भाई महीने लास्ट में एक महीने रह लिया किराएदार, अब वो मेरे को किराया देगा। तो जैसे ही महीना खत्म हुआ मैं जाऊंगा उसके पास में, भाई किराया दो, किराया दो, महीना हो गया खत्म। अब कुछ लोग तो होंगे जो पकड़ा देंगे मुझे किराया कि लीजिए ये आपका किराया पकड़िए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे महान आदमी जो नहीं देंगे। तो क्या अब मैं किराए को रिकॉर्ड कर लूं या फिर नहीं करूं? क्या करूं? कर लूं क्या? हाँ, आप बोलोगे कि साहब एक महीने वो रह लिया, अब आपका इस कंसेप्ट के हिसाब से लीगल राइट जो है पेमेंट रिसीव करने का वो अराइज हो गया, क्योंकि वो आपके कमरे में एक महीने रह लिया तो अब उसको पैसे तो देने पड़ेंगे, आपके पास लीगल राइट आ गया तो आप कर लो, कर लो। तो ठीक है मैं कर लूंगा।
लेकिन अब दूसरी चीज समझो, मैं गया भैया किराया मांगने के लिए, ठीक है, कि भाई किराया दे दो। उसने मुझे इस महीने का किराया तो दिया ही दिया, और उसके साथ में बोला कि साहब आप बार बार में आते हो, मेरे को ही परेशान करते हो, आप भी परेशान होते हो, एक काम करो, ये तो 1 महीने का किराया पकड़ो और अगले 4 महीने का किराया एडवांस में ले लो, ठीक है, 1,000 रुपये इस महीने का किराया और अगले 4 महीने का 4,000 रुपये किराया पकड़ो और जाओ, मेरा पीछा छोड़ो, अब मत आना, 4 महीने शकल मत दिखाना अपनी। अब मैं लेके आ गया, तो अब मैं एंट्री कर रहा हूं अपने खातों में, तो क्या मैं अपनी किराए की पूरी इनकम को 4 + 1 5,000 रुपये मान लूं क्या? मान लूं क्या, ये चढ़ा दूं पूरी की पूरी किराए में? तो देखो भाई वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझो। इसमें लिखा लीगल राइट टू रिसीव अराइज, तो 1,000 का तो मेरा लीगल राइट जो है वो रिसीव करने का अराइज हो गया, क्योंकि 1 महीने तो वो रह लिया, तो ये महीने का किराया तो मैं आराम से कर सकता हूं, क्योंकि इसका तो पूरा राइट था, नहीं देता तो मैं कानून के हिसाब से उस पर केस करके ले सकता था। लेकिन 4,000 उसने आने वाले 4 महीनों का किराया दिया मेरे को, अभी वो रहेगा, वो रहा नहीं है, वो रहेगा, उसने आने वाले महीनों का किराया पहले ही दे दिया मुझे। अब जब वो रह लेगा 4 महीने, तभी तो मेरा इसको रिकॉग्नाइज करने का राइट होगा। अभी तो वो रह रहा नहीं है, मान लो आज की डेट में उसकी कोई भी प्रॉब्लम आती है और वो दूसरे ही दिन चला जाता है कि साहब मैं तो जा रहा हूँ, है ना, मेरे तो प्रॉब्लम हो गई घर पे कुछ, अब मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ मकान, तो क्या ये 4,000 रुपये वापस नहीं लेके जाएगा? वो बिल्कुल लेके जाएगा, क्योंकि उसने अभी मुझे एडवांस दे दिया, वो रहा नहीं है ना, और रहा नहीं है तो बोलेगा पैसे तो मेरे वापस, भाई रह रहा नहीं हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं मकान आपका, तो मुझे देने पड़ेंगे। तो इसको मैं अपनी रेवेन्यू नहीं मान सकता, क्योंकि इसका मुझे लीगल राइट जो रिसीव है वो नहीं आया, तो इसको मैं एडवांस में डाल दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा एडवांस रेंट, है ना, और ये मेरे पे लाइबिलिटी बना लूंगा अपनी में, है ना, अपना उत्तरदायित्व बना लूंगा कि ये पैसा मेरे पास आ तो गया भाई, लेकिन मेरी लाइबिलिटी ये है कि अगर वो छोड़ के चला गया तो मेरे को वापस भी देना पड़ सकता है ये पैसा, है ना, ये पूरा मेरा नहीं हुआ अभी तक, और जो चीज मेरी नहीं है दूसरे की है, वो मैंने उसने मुझे दे दी, तो ये मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो एडवांस रेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। और जो रेंट नहीं मिला मुझे, 1 महीने रह लिया उसके बाद भी उसने नहीं दिया, उसको बोलते हैं एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट, ठीक है। एक्रूड का मतलब जो चीज मुझे मिली नहीं है लेकिन मेरी है, मैं ले लूंगा उसको, लेके छोड़ूंगा, वो हो गई एक्रूड, वो मेरी एसेट बन जाएगी। तो ये क्लासिफिकेशन किस वजह से हो रहा है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की वजह से, कि क्या मैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो फिर उसको मैं अपनी लाइबिलिटी बनाऊंगा एडवांस या फिर कुछ भी लिख के, और कर सकता हूं तो उसको अपनी मैं असेट बना लूंगा, चाहे वो मुझे मिली हो चाहे फिर नहीं मिली हो, ठीक है। मिल गई तो ठीक है, मेरी इनकम बन जाएगी, नहीं मिली तो मेरी असेट बन जाएगी और मैं उससे लेके रहूंगा, क्योंकि मेरा राइट है जो वो हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट देखने से पहले देखते हैं टाइम कितना हो चुका है, ज्यादा अगर टाइम हो गया तो हम इसको देखेंगे अगली वीडियो में। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि एक लंबी वीडियो में बोरिंग हो जाता है काम। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट अकाउंटिंग के उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।